गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। ये वर्क क्या है, ये एनर्जी क्या है? आपको पता है वर्क क्या है? कभी आपने देखा है कि वर्क क्या होता है? आपने देखा है एनर्जी क्या होती है? आपको पता है? यस, गुड। आपको ये भी पता है कि वर्क के एनर्जी के टाइप होते हैं, उसमें मैकेनिकल एनर्जी हम देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे और फ्री फॉल देखेंगे। ये बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन क्या हम इसको वर्क इट, काम करो, हाँ, हाउस वर्क गोइंग, इट्स ग्रेट, ऐसे बोलते? क्या इसको काम कहते हैं, वर्क कहते हैं? नहीं, इसको वर्क नहीं कहते। क्यों नहीं कहते इसको वर्क? बोलो तो। इसकी वजह यह है कि फिजिक्स में वर्क किसी और को कहते हैं। तो किसको कहते हैं जरा देखते हैं। ये लड़की देखो, ये स्टडी कर रही है, आप भी स्टडी कर रहे हो। अब बोलते हैं मैंने बहुत काम किया। क्या आपने काम किया? ना बाबा ना। ये देखो तुम्हारे जो बड़े लोग हैं, यानी जो बिजनेसमैन है या जो भी है या एम्प्लॉय है, और वो कंप्यूटर के ऊपर दिन भर बैठे काम कर रहे हैं। क्या उन्होंने काम किया है? पता नहीं। वो देखो एक लड़की टेलीविज़न के सामने कार्टून देख रही, क्या उन्होंने काम किया है? माइट बी नहीं। ये देखो, ये जो पर्सन है, ये अपने सिर के ऊपर कुछ कैरी कर रहे हैं, इन्होंने काम किया है। और ये जो पर्सन, ये जो लड़का है, ये बॉल को ऊपर नीचे कर रहा है या वो फेंक रहा है, वट एवर, ही इज प्लेइंग विद द बॉल। सो देखो, इसे ये बात समझ में आती है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या बोला? जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ काम होता है। क्या बोला? जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ काम होता है, वहाँ वर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट यदि नहीं होता है तो वहाँ वर्क नहीं होता है। मतलब यदि हम फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसके कारण यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ काम हो गया। यस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यदि फोर्स के कारण, तो वहाँ वर्क होता है। हम ऐसे जनरली कहते हैं। तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, तो यहाँ वर्क नहीं हो रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? जी हाँ, यहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि इन दो लोगों ने काम किया है, बाकी लोगों ने काम नहीं किया है। इट्स ओके, गुड। यहाँ दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन डू वी से दैट नो वर्क वॉज डन? काम नहीं किया है, ऐसा साइंटिफिक वे से कब बोल सकते हैं? ऐसे मान लो कि जब फोर्स अप्लाई किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? वर्क नहीं हो रहा है। यस। और यदि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे और फोर्स, आप समझ रहे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे और फोर्स इस डायरेक्शन पे। ये फोर्स की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो काम हुआ है? नहीं हुआ है। नो वर्क इज डन। क्लियर? गुड। नेक्स्ट हम लेते हैं कि देन व्हाट इज वर्क? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग द फोर्स डिस्प्लेसेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे मान लो कि एक फोर्स को हम अप्लाई करते हैं, तब ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होती है, तब हम बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है। सो वर्क की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू F इंटू S। ओहो, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। कैन यू रिकॉल
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एंड देयर एग्जांपल्स। तो डिफरेंट फोर्सेस कौन से हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स हो किसी चीज को ऊपर से छोड़ दो, ओके क्या हो जाएगा? नीचे गिरेगी। हाँ देखो ये एप्पल ही नहीं, बहुत सारी चीजें नीचे ही गिरती है, कुछ भी फेंको, आपको भी ऊपर फेंका तो आप भी नीचे गिरेंगे। क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कि ये क्या है? ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक क्रेन कैरिंग आयन स्क्रैप, ये मैग्नेटिक फोर्स है। इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इससे मैग्नेटिज्म आता है और ये किसको कैरी कर सकता है? ये आयन स्क्रैप को कैरी कर सकता है, मतलब पकड़ सकता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक करंट बंद किया जाता है तो मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, यानी स्क्रैप नीचे गिरता है। तीसरा वाला जो एग्जांपल हम लेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं, फ्रिक्शन फोर्स है, यस ओके। सो यहाँ न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही है। तो ये देखो ये एटम है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज का क्या है? फोर्स है। आप समझ रहे हैं? सो व्हाट यू गेट हियर? न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम बात करेंगे, यहाँ एक गर्ल है और वो एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, यानी ए पॉइंट से लेके, कौन से पॉइंट से लेके? ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक ये इसको क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है। तो आपको आंसर देना है, यदि वो यहाँ से पॉइंट ए से बी तक ये ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रही है तो वो क्या, बताओ हमें? Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? क्या बोला फिर से? Has all the energy she spent, उन्होंने जितनी भी एनर्जी स्पेंड की है, it has been used to produce the acceleration in the block? No, of course no. उन्होंने जो एनर्जी की है, उन्होंने क्या नहीं है? Means has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? No. Because some energy is used to work against the gravity as well as the friction force. Which are the forces have overcome using that energy? तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करके कौन से फोर्सेस के ऊपर, कौन से फोर्सेस को ओवरकम किया है? तो सबसे पहला फोर्स है, आप यहाँ देखिए, ये है फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। है समझ पे? गुड, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ देखो, ये देखो क्या हो रहा है। यहाँ आपको आपका ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधी हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है? सीधी। ओके, डिस्प्लेसमेंट सीधी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी सीधी हो रही है। और फोर्स जो है, फोर्स में क्या है? डायरेक्शन है। या देखिए फोर्स में क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऐसी हो रही है। ओके, जरा इसको जरा ऐसा करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस प्रकार हो रही है। ओके, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस प्रकार है। यानी इस पे क्या हो रहा है? एक एंगल हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। जैसे कि यहाँ 30 डिग्री दिखाया गया है। ठीक है। सो इन दैट केस means if the displacement of an object is not in the direction of applied force, how do we calculate the amount of work? तो amount of work हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो amount of work हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, पता है? W is equal to force into displacement। लेकिन देखो कि फोर्स दो है यहाँ। एक है ये डायरेक्शन पे और दूसरा है इस डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन पे हम यदि F कंसिडर करेंगे और इस डायरेक्शन पे हम F1, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे। क्या बोलेंगे? इट्स अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कंसिडर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? हम अभी 8 से 9 तक आ गए हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इस प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अलग अलग प्रकार के एंगल्स होते हैं, जैसे कि 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, जो भी डिग्री होता है। तो उसको कंसिडर करते हुए
हम ये साइड और ये साइड, इसमें से कौन सी भी एक साइड दी है तो बाकी साइड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे सामने यहां कहीं तो एक ट्री है, ओके, ये क्या है, ट्री है, और आप यहां खड़े हो, ओके, आप क्या खड़े हो, यहां खड़े हो, यहां से आप देख रहे हो, बराबर है। आपको ये ट्री की हाइट मेजर करनी है। आप क्या करोगे, यहां से आप कितने दूरी पर खड़े हो, मान लो कि 20 मीटर पे हो, ओके, और आप ये जो एंगल बना रहे हो ये आप 30 डिग्री या 60 डिग्री का बना रहे हो, तो आप इसका हाइट निकाल सकते हो। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। कभी आपने रास्ते पे, वो लोग देखो, वो रास्ते पे जो एंगल मेजर करते हैं, आपने देखा होगा, वो ऐसा ट्राइपॉड जैसा होता है, कैमरे का स्टैंड जैसा होता है ना, वैसा स्टैंड होता है, और वो ऐसे देखते हैं, आप उसके ऊपर वो कुछ रखते हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर एंगल मेजर करते हैं, आपने देखा है, ओके। तो ये दूर से कैसे किया जाता है, तो इट इज बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बात समझ आ गई ट्रिग्नोमेट्री की। अभी हम बातें करेंगे कि यहाँ तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वर्क डन, तो भाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कोर्स, ओके। सो वी हैव टू कन्वर्ट द अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो वी हैव टू कन्वर्ट दैट फोर्स along the direction of displacement by using trigonometry. We can do it. Yes, good. तो यहाँ force and displacement with some angle, तो यहाँ हम ले रहे हैं कि force एक पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर एंगल करके एंगल में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन से हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स, इसमें एक एंगल बन रहा है। तो उस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि when direction of force and direction of displacement are making some angle, then convert the applied force into force acting along the direction of displacement, और in that case हम कंसिडर करेंगे कि F ये अप्लाइड फोर्स है, F क्या है, एक अप्लाइड फोर्स है, F1 जो है ये इसका कंपोनेंट है। यदि हम मान लेते हैं, यह डायग्राम है, ओके, तो ये देखो, ये F1 क्या है, F1 क्या है, फोर्स मीन्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उधर एक कंपोनेंट जा रहा है, मतलब एक डिस्प्लेस, यदि हम चीज़ को यहाँ खींच रहे हैं, लेकिन ये जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जो है इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो इधर क्या आएगा F1, और इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा F। तो इसमें कुछ एंगल बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो इसमें जब रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक रेशो होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, लेकिन हम यहाँ कॉस का इस्तेमाल करेंगे। कॉस का क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का रिलेशन ऐसा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू अपोज एडजेसेंट, क्या बोला मैंने, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा रिलेशन है। अब यहाँ एडजेसेंट कौन है, थीटा के एडजेसेंट, थीटा के एडजेसेंट F1 है, और थीटा का जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, F है, यानी हाइपोटेनियस यानी F है। अब समझ रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू के ऊपर हमें क्या करना है, वैल्यू यानी एंगल का मेजरमेंट जो भी होगा उसके अनुसार हमें वो F कंपोनेंट निकालना है। इसके लिए हम cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं पीछे जा रहा हूँ फिर से, F be the applied force and F1 be the component in the direction of displacement S. In this case, the amount of work done is given by W is equal to F1 into S. क्यों F1 into S बोलो तो, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स, देखो हम फोर्स कब कंसिडर करते हैं, ये F है और ये क्या है, F1 है। तो इन दिस केस व्हाट वी आर कंसिडरिंग हियर, वी आर कंसिडरिंग द कॉस मीन्स W इज इक्वल टू F1 यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हम कंसिडर करेंगे F1 इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन ही ऐसी है कि फोर्स मीन्स अप्लाइड फोर्स और या फोर्स जिससे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स का उसी कंपोनेंट को हम इस्तेमाल करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन पे हो रही है
उसी डायरेक्शन का फोर्स कंपोनेंट ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ F1 हमने इस्तेमाल किया है और इसी कारण ये क्या बना है, फॉर्मूला बना है W इज इक्वल टू F1 इंटू यस। अभी यहाँ चेक करते हैं, तो लेट थीटा बी द एंगल दैट स्ट्रिंग्स, ये मान लो कि ये वो लड़की जो खींच रही थी, ये क्या बोला है हमने, स्ट्रिंग बोला है, ये स्ट्रिंग है, दैट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ओके। और इस हॉरिजॉन्टल के साथ स्ट्रिंग से यदि एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है कौन सा एंगल बनता है, थीटा, तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का इस्तेमाल करते हुए cos थीटा इज इक्वल टू बेस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, या हम बोल सकते हैं द कंपोनेंट F1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी अप्लाइड फोर्स F, देन हमें आंसर मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। तो F1 की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो क्या आएगी, F इंटू कॉस थीटा। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, W इज इक्वल टू F1 इंटू, क्या फॉर्मूला था, W इज इक्वल टू F1 इंटू यस। अभी F1 की वैल्यू क्या आई बेटा, F इंटू कॉस थीटा, अभी इधर यस की वैल्यू क्या है, इंटू यस। इसका मतलब हमारा W यानी वर्क डन क्या हो गया बेटा, F इंटू यस इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या है, इसके आधार पर क्या बनेगा, W यानी वर्क हुआ नहीं हुआ, वर्क पॉजिटिव हुआ, वर्क निगेटिव हुआ, वर्क जीरो हुआ, ये हमें समझ में आएगा, ओके। इन दैट केस तो यहाँ the work done by F1 is what you can say that the W is equal to F into cos theta into S. So by calculation what W is equal to Fs into cos theta, जो कि हमने प्रूफ किया है। तो यहाँ हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारे पास थीटा है, हमारे पास cos थीटा है, हमारे पास W is equal to Fs into cos थीटा है, तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी 0 डिग्री यानी आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये डायरेक्शन जो है ये है फोर्स, बराबर है, F1 एंड F इक्वल ही है, F1 एंड F क्या है, इक्वल है, यानी डायरेक्शन थीटा क्या है, 0 है। तो इन दैट केस cos थीटा इज व्हाट दैट, cos 0 इज 1, cos 0 की वैल्यू, सर ये कहाँ से लाई cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, कहाँ से लाई, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का एक टेबल होता है। सर वो बताओ ना जरा कैसे होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल, मैं आपको ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 का जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उधर मैं समझाऊंगा। सर तब तक तो ये समझेगा नहीं, अभी तो बस इतना याद रखना, 3 तो वैल्यू हमें करने हैं, ये इसको याद रखना पड़ेगा। cos 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 है, याद रखना। यदि ये 0 समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ पहले, 0, ओके। cos 0 इज इक्वल टू 1। तो जब cos 0 की वैल्यू यानी थीटा की जगह पे यदि 0 पुट करें और इधर यस 1 पुट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, यस आएगा, यानी W इज इक्वल टू Fs आएगा। तो ये जो वर्क हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। जब ये थीटा जो है ये कुछ डिग्री का एंगल करता है, जैसे कि 90 डिग्री का एंगल करता है। जैसे मान लो कि ये जो फोर्स है, ओके, अभी इसको निकाल देता हूं, और ऐसे मान लो कि ये क्या है, इधर हम कंसिडर करते हैं ये और ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। मान लो कि ये F1 है और ये F है। इन दैट केस cos 90 की वैल्यू है 0। cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू यहां मैं लिख रहा हूं, cos 90 की वैल्यू है 0। जब हम 0 यहां पुट करेंगे, यहां 0 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू Fs इंटू 0 का मतलब हो गया 0। तो इसका आंसर आ गया 0। आप समझ रहे हैं, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया।
जब 0 आ गया तो वर्क क्या होगा, 0 वर्क होगा। इन अनदर केस इफ सपोज मान लो कि ये F1 जो है इस डायरेक्शन पे है, ओके, और F2 जो है वो इस डायरेक्शन पे है, यानी फोर्स इस डायरेक्शन पे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, यानी 180 डिग्री है। तो इन दैट केस जो cos 180 है वो क्या होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। जब वो -1 होगा तो यहाँ -1 पुट करने के बाद, यानी cos 180 इज इक्वल टू -1, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, W इज इक्वल टू Fs इंटू -1, तो इसका आंसर आएगा -Fs, यानी जो वर्क होगा वो कैसा होगा बेटा, निगेटिव वर्क होगा। कौन सा वर्क होगा, निगेटिव वर्क। तो ये सब कैलकुलेशन से हमें समझ में आता है कि जो एंगल हमने देखा था अभी, जो एंगल देखा था इस प्रकार का एंगल हो, यानी कुछ थीटा एंगल, यदि कुछ थीटा एंगल जो भी है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। इसमें पॉजिटिव वर्क आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आएगा, 0 से लेके 89 तक पॉजिटिव आएगा। क्या बोला, 0 से लेके 89 या 89.99 डिग्री तक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब 90 डिग्री का आएगा तो 90 डिग्री पे क्या आएगा, निगेटिव वर्क आएगा। लेकिन हम डायरेक्टली लेते हैं कि 90 डिग्री पे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ओके। 90 डिग्री पे 0 वर्क आएगा और 180 पे निगेटिव वर्क आएगा। बस इतना आपको याद रखना है, यानी सीधा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा अभी। आप देखिए, ओके, हाँ, या ये इधर तक समझ आ गया। जैसे मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन पे है, ओके, और फोर्स एक ही डायरेक्शन पे है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, ओके। तो इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा। यदि मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन पे है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है, या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन पे है, तो इन दैट केस वर्क डन इज 0। और यदि मान लो कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन पे, F1 इधर है और F इधर है, तो ये डायरेक्शन ऐसी है, तो इन दैट केस वर्क इज निगेटिव। तो हमें अभी पता चला है कि वर्क पॉजिटिव और निगेटिव कब होता है, 0 कब होता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं यूनिट ऑफ वर्क। क्या देखते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है बेटा, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, मीटर। सो W इज इक्वल टू व्हाट बेटा, मीन्स द यूनिट, ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। सो व्हाट इज द यूनिट, न्यूटन मीटर, एंड इट इज कॉल्ड एज अ जूल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जूल। यदि मान लो कि आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और आपकी गाड़ी 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस हुई, यानी 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, तो इन दैट केस जो काम तुमने किया है वो 1 जूल होगा बेटा। आया समझ में। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल। So when it is 1 joule, when the force of 1 Newton displaces, डेफिनेशन में लिखते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स यदि ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से डिस्प्लेस करता है, तो उन्होंने जो काम किया है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। क्लियर, गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये समझने के बाद हम दूसरा लेते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सीजीएस में ये ऐसा यूनिट था। सीजीएस में क्या होता है सर, सीजीएस में देखो डाइन होता है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट यू कैन से दैट द अर्क। ओके, सो अर्क कैसे होता है, तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स होता है
वो किस में मेजर करते हैं? डाइन में मेजर करते हैं। फोर्स 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। यदि मान लो कि 1 डाइन फोर्स अप्लाई करने से, डाइन फोर्स अप्लाई करने से 1 सेंटीमीटर यदि डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, तब उन्होंने जो काम किया है वो कितना है? 1 अर्ग है। कितना है? 1 अर्ग। तो यहां हम देख रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल ये ऐसा यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो यहां देखते हैं कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अभी फोर्स को हम किस में मेजर करेंगे? तो 1 न्यूटन मेजर करेंगे बराबर ना? क्या मेजर करेंगे? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का मतलब है और इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। अभी मैं आपको बताऊं 1 न्यूटन का मतलब है 10 रेज टू 5 डाइन, 10 रेज टू 5 डाइन, and 1 meter means 10 raised to 2 what that centimeter, 10 raised to 2 centimeter। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 raised to 5 इंटू 10 raised to 2 डाइन सेंटीमीटर, तो हम इसको अर्ग कहेंगे। और 10 raised to 5 प्लस 2, आपको पता है किसका ये इंडाइसिस से रूल है, a raised to m इंटू a raised to n इज इक्वल टू a raised to m प्लस n। तो ये क्या आएगा? अर्ग आएगा। तो इसका आएगा 10 रेज टू 7 अर्ग। तो यहाँ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन इज व्हाट? 10 रेज टू 5 डाइन इंटू 10 रेज टू 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ 10 रेज टू 7 डाइन सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट? 10 रेज टू 7 अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू 7 अर्ग। यह आंसर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट यू कैन से दैट द टाइप्स ऑफ वर्क। तो अभी हमने पहले भी देखा था टाइप्स ऑफ वर्क क्या है। तो सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो निगेटिव वर्क, इन दैट केस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यदि अपोजिट डायरेक्शन पे है तो हम उधर क्या बोलेंगे कि निगेटिव वर्क है। और जीरो वर्क क्या है कि when force and displacement are perpendicular to each other, in that case what you can say that the theta is 90 degree, in that case the zero work is done। or you can say that when applied force does not cause any displacement, then also you can say the zero work is done। तो यहाँ देखिए जीरो वर्क क्या हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? जीरो है। ओह गुड। यहाँ देखो इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो रही है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखो कि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो क्या हो रहा है? निगेटिव वर्क हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ देखिए निगेटिव वर्क और ये निगेटिव वर्क है, इसको आपने देखा। ओके, और इसको एक आंसर करते हैं, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केस। तो पहली केस है पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हीकल। देखो ये स्टॉल्ड व्हीकल पुश कर रहा है, तो कौन सा फोर्स आपको लग रहा है? ये पॉजिटिव है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो बट यू कैन से दैट द इट इज द पॉजिटिव वर्क। यस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे है तो पॉजिटिव वर्क होता है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे है तो इन दैट केस क्या होगा? जैसे कि कोई आपके तरफ बॉल फेंक रहा है और आप उसको पकड़ रहे हो, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इन दैट केस द नेगेटिव वर्क इज डन। और यहाँ देखिए टाइंग अ स्टोन to one end of a string and swinging it round and round to other end of a string, so you can say that it is a negative, means zero work, no work is done, no work is done because the both force and displacement are perpendicular to each other। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताए, वॉकिंग अप एंड डाउन अ स्टेयरकेस, क्लाइंबिंग अ ट्री, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
ओके, फोर्स मतलब ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, सो व्हाट यू कैन से दैट द नेगेटिव वर्क इज डन, या मतलब ऊपर जा रहे फोर्स नीचे है तो हम नेगेटिव वर्क भी बोल सकते हैं, और यहाँ कुछ भी डिस्प्लेसमेंट यदि नहीं हो रहा है तो जीरो वर्क भी इसको बोल सकते हैं। स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी व्हाट यू कैन से दैट द दिस इज द बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। वर्क डन बाय अर्थ ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब देखिए, सो इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दस हियर वर्क डन इज 0। और इसी के साथ हम आज के इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और आगे जाएंगे। जो भी टॉपिक होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। वर्क एंड एनर्जी के साथ बने रहने के लिए और पूरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।